वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम लोग यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं। और यूनिट 9 में हम लोग आज देखने वाले हैं बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के पश्चात जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसको बैकवर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है या बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि बंगाल, आखिर बंगाल क्या आज का जो बंगाल है उसी वही बंगाल था? नहीं, ये बंगाल नहीं था, वो अलग था। आज का जो बंगाल है, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, तो उस दौर के जब बंगाल की बात करते हैं, 1905 के बंगाल की बात करते हैं साथियों, तो 1905 के बंगाल में आज का हमारा पश्चिम बंगाल तो था ही, पूरा का पूरा बांग्लादेश जो आज एक देश बन चुका है, अलग कंट्री बन चुका है, वो पूरा बांग्लादेश भी इसी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा हमारा जो अभी वर्तमान में राज्य है बिहार, जो कि इतना बड़ा राज्य है, और उड़ीसा, ये दोनों राज्य भी इसी के अंतर्गत थे। यानी बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तीन भारतीय राज्य और एक पूरा देश बांग्लादेश को मिलाकर जो एरिया बनता था, वही उस दौर में बंगाल का सूबा कहलाता था। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1905 में। हम लोग देखेंगे 1905 में जब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया, तो उन्होंने इसके लिए क्या कारण दिया, क्या झूठा कारण बताया, क्या एक नाटक कहा, और अंततः इसका वास्तविकता कुछ और था विभाजन करने का। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वहाँ के लोगों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने प्रतिक्रिया को किस आंदोलन के माध्यम से व्यक्त किया, और जिस आंदोलन को हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की क्या क्रियाविधि रही, उनके क्या क्रियाकलाप रहे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, पहला प्रश्न यहीं से बनता है। 1905 में किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905। पर कर्जन ने अपने काल में विभिन्न प्रकार के विवादित कार्य किए। विवादित कार्य उन्होंने अनेक प्रकार के किए, जिससे कि भारतीय लोग उनसे खपा थे। और इसी दौरान उन्होंने सबसे बड़ा जो विवादित कार्य किया वो था बंगाल का विभाजन। ये चरम हो गया उनके विवादित फैसलों का, ये बहुत ही बड़ा विवादित फैसला रहा और इसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन ही चल पड़ा। एक्चुअली बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा। उस दौर में भारत में राष्ट्रवाद की धारा चल पड़ी थी, भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा था, और इसका अग्रणी था हमारा बंगाल। बंगाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की हवा चल पड़ी थी और वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह के संगठन बन रहे थे। इसी पर चोट करने के लिए, यानी भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रहार था। बंगाल का विभाजन क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रहार था। इसे ख़त्म करना चाहती थी, इस राष्ट्रवाद को मिटाना चाहती थी अंग्रेजी सरकार, और इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो तभी जो बंगाल था आज हमारा, उसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश शामिल था। अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया, उसका जो मुख्य कारण बताया, कहा कि प्रशासनिक असुविधा है, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे पर एक साथ शासन करना संभव नहीं है, इसीलिए इसी का विभाजन कर दिया जाएगा ताकि प्रशासन करने में सुविधा हो, लोगों को अधिक सुविधा प्रदान कर सकें। लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं था, ये बस दिखावटी कारण था, प्रशासनिक असुविधा। वास्तविक कारण था राष्ट्रवाद पर प्रहार करना, राष्ट्रवाद को कमजोर करना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, उसे तोड़ना, उसे विनिष्ट करना। वास्तविक रूप से कारण था बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, क्योंकि पश्चिमी बंगाल जो हमारा आज बंगाल है, पश्चिमी बंगाल जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल, वो बेसिकली हिंदू बाहुल क्षेत्र है। और पूर्वी बंगाल यानी जो बांग्लादेश बन चुका है, वो एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। तो अर्थात इन्होंने पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया, जो वर्तमान हमारा पश्चिम बंगाल है, और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश का क्षेत्र को, और उसके साथ असम को मिला दिया। पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश के साथ किसको मिला दिया? असम को। इसीलिए अभी भी असम में क्या समस्या है? एनआरसी की समस्या असम में देखी जाती है अक्सर। तो ये इसकी बीज यहीं पर पड़ी हुई थी इसी दौर में। असम को पहले इसके अंतर्गत कर दिया था पूर्वी बंगाल यानी
बांग्लादेश के अधीन कर दिया गया था, बांग्लादेश के अंतर्गत कर दिया गया था, जिससे कि हम लोग पहले पूर्वी बंगाल बोलते थे। तो इन दोनों को मिलाकर असम और पूर्वी बंगाल को एक अलग प्रांत बना दिया है। और ये पूरी आबादी जो थी इसमें अधिकतर मुस्लिम थी। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल थी, यहाँ पे अधिकतर हिंदू थी। यानी हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दिया, ताकि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस को भी आखिर स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उस दौर में कांग्रेस के नेतृत्व में ही चल रहा था। अर्थात बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। तो इसके खिलाफ जैसे ही घोषणा हो गई, इसके खिलाफ गतिविधियां स्टार्ट हो गई। और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गतिविधि हुई वो था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई। बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। यहाँ 2-3 प्रश्न बनते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पर हुई? टाउन हॉल में। टाउन हॉल कहाँ है? कलकत्ता में। और इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया? बहिष्कार प्रस्ताव, यानी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार शब्द का प्रयोग हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है 7 अगस्त 1900 बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को उसके खिलाफ पहला बड़ा मीटिंग होता है और स्वदेशी आंदोलन का घोषणा होती है। और 16 अक्टूबर को, इतना विरोध होने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर देती है। बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है तथा पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम, यानी आज का जो बांग्लादेश है उसके साथ असम को जोड़कर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही चटगांव एवं ढाका आदि सम्मिलित थे। और वहाँ पे चटगांव और ढाका जैसे बड़े बड़े क्षेत्र को शामिल किया गया। और दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल को रखा गया, जहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ हमारा वर्तमान बिहार एवं उड़ीसा भी शामिल थे। और कर्जन ने जो पूर्वी बंगाल था उसका मुख्यालय बना दिया ढाका को। पूर्वी बंगाल यानी जो मुस्लिम बहुल प्रांत था उसकी राजधानी बना दिया ढाका को। और ढाका एक तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल का राजधानी बन गया। जब बंगाल विभाजन कर दिया गया, लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल के जो लोग थे उन्होंने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। किस दिन बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और शोक दिवस के रूप में क्या किया? उपवास रखा, दिन भर फास्टिंग रखा, खाना पीना कुछ नहीं खाया लोगों ने। वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीत जो उस दौर में प्रचलित था, गाते हुए वो सड़कों पर चला करते थे। और हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए उन्होंने अलग किया था, बंगाल का विभाजन किया था हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधा, ताकि अंग्रेजों को सबक मिल सके कि हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग एक हैं। एक दूसरे को राखी बांधा। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन, इधर कांग्रेस ने भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगला अधिवेशन जो उनका 1905 में बनारस में हुआ, बनारस के अधिवेशन में 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर दिया। यानी जो आंदोलन चल पड़ा था बंगाल विभाजन के खिलाफ, उसी सीरियल को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपने बनारस अधिवेशन, पूछा जाएगा किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को अनुमोदित किया? तो बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अनुमोदित कर दिया। अब देखेंगे इसके बाद क्या क्या गतिविधि होती है। यानी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ या बहिष्कार आंदोलन, इसमें क्या क्या गतिविधियां होती है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली गतिविधियों को देखेंगे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या गतिविधियां होती है। सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार।
सबसे पहले उसका प्रचार पूरे देश में करने के लिए लोगों को नियुक्त किया गया। अलग अलग क्षेत्रों का दायित्व अलग अलग लोगों को दिया गया, जैसे बाल गंगाधर तिलक को दिया गया, और जैसे बाल गंगाधर तिलक को विशेषकर महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय को पंजाब, चिदम्बरम पिल्ले को मद्रास, इसी प्रकार पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर राजा आदि को अलग अलग क्षेत्रों का दायित्व दिया गया। इसी दौरान तिलक की जो भूमिका थी वो काफ़ी एग्रेसिव थी, काफ़ी आक्रामक थी, और एक तरह से कहते तिलक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए तिलक को एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम वेलेंटाइन चिरोल, या इसको कहीं के वेलेंटाइन चिरोल कहते हैं या वेलेंटाइन सिरोल भी कहते हैं, इसने तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को अलग नाम दिया, भारतीय अशांति का जनक। आपको पूछा जाएगा भारतीय अशांति किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। तिलक को यह उपाधि किसने दी थी, वेलेंटाइन सिरोल ने या वेलेंटाइन चिरोल ने। अब इसी तरह किसको कौन कौन सा एरिया मिला, लोकमान्य तिलक को महाराष्ट्र मिला, लोकमान्य तिलक को महाराष्ट्र, यहाँ के मुंबई और पुणे में मुख्य रूप से। इसी प्रकार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, सैयद हैदर राजा को दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, टी एम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास में अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो आपको यहाँ पर इसके क्षेत्र को याद करना पड़ेगा कि लोकमान्य, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बम्बई, और जिससे हम लोगों ने 1857 के विद्रोह में देखा कि सब ने अलग अलग क्षेत्र से विद्रोह किया, तो उसी प्रकार पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन में बम्बई में किसने नेतृत्व प्रदान किया या पूना में किसने किया, तो लोकमान्य तिलक ने। इसी प्रकार पंजाब में किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने। और पंजाब में उसकी भूमिका को देखते हुए उसको शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। शेरे पंजाब कौन थे, लाला लाजपत राय। तो इन्होंने अजीत सिंह भी, यहाँ देख रहे हैं टाइटल सिंह है, सिंह लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं, पंजाब में, इससे भी आप इसको कुल्लू की तरह याद कर सकते हैं। अजीत सिंह ने भी पंजाब और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। तो आपसे पूछा जाएगा दिल्ली में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, सैयद हैदर राजा ने। इसी प्रकार मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, मद्रास में सुब्रमण्यम अय्यर ने, मद्रास में पी आनंद ने और टी एम नायक ने। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं अक्सर। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, स्वदेशी में क्या क्या बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो था ही, इसके अलावे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मेन था। इसके अलावे स्कूल, सरकारी स्कूल जो था, अदालत और सरकारी उपाधियां जो लोगों को दी गई थी, इसके अलावे जो सरकारी नौकरी पर लोग थे उन्हें भी कहा कि आप रिजाइन दे दें, त्यागपत्र दे दें। यानी स्कूलों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, बड़ी बड़ी जो उपाधियां दी गई थी उनका बहिष्कार, और सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र और बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया इस आंदोलन में। यानी गांधी जी ने जो आगे चलकर असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से किया भारत में, उसका पहला झलक पूछा जाएगा किस आंदोलन में देखने को मिलता है, तो स्वदेशी आंदोलन में ही। ने बाद में जितनी भी गतिविधियां गांधी जी के नेतृत्व में होती है वो हर गतिविधि स्वदेशी आंदोलन में देखने को मिल जाती है। एक तरह से कह सकते हैं गांधी जी के आने के पहले का ट्रेलर दिखा दिया था इस आंदोलन ने। इसी प्रकार कुछ क्रांतिकारी संगठन भी बने, युवाओं के द्वारा कुछ क्रांतिकारी संगठन भी इस दौर में बन जाते हैं, और इसमें सबसे प्रमुख था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी और इसकी स्थापना की थी बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी, तो अनुशीलन समिति। और यही अनुशीलन समिति एक पत्रिका प्रकाशित करती थी अपने विचारों से युवाओं को अवगत कराने के लिए, और वो क्रांतिकारी पत्रिका बहुत ही प्रचलित रही जिसका नाम था युगांतर। युगांतर पत्रिका कौन प्रकाशित करता था, अनुशीलन समिति। अगर समिति नहीं रहे तो बरिंद्र कुमार घोष या भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों के द्वारा युगांतर जो क्रांतिकारी पत्रिका थी प्रकाशित की जाती थी पूरे बंगाल में। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन प्राप्त करने के लिए और एक समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति, इसकी स्थापना किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त ने।
स्वदेश बांधव समिति ये भी क्रांतिकारी संस्था ही थी। तो इसकी स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन की अगर सबसे बड़ा उपलब्धि देखा जाए, इस आंदोलन की क्या उपलब्धि रही, तो सबसे पहले जनता के मध्य आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मशक्ति का प्रसार किया। क्योंकि जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, तो स्वदेशी चीज़ें उभर कर आई। इसके बाद भी लोगों का जीवन यापन चलता रहा। यानी लोगों में जो ये धारणा बन गई थी अंग्रेज भारत के लिए ज़रूरी है, अंग्रेजी संस्थाएं ज़रूरी है, उनको छोड़कर भी हम भारतीय जी सकते हैं अच्छे से, इस तरह की भावना पहली बार देखने को मिली। इससे लोगों में सेल्फ डिपेंडेंट आया, आत्मनिर्भरता आई, आत्मविश्वास उनका जागा, आत्मशक्ति का संचार हुआ उसके अंदर। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और जब लोगों में ये चीज़ आ जाती है, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, सेल्फ डिपेंडेंट, तो व्यक्ति ताकतवर हो जाता है। वही हुआ, इस आंदोलन ने भारतीयों को ताकतवर बना दिया। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखा गया, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा गया। और बंगला साहित्य के लिए यह काल स्वर्ण काल था। आपसे पूछा जाएगा बंगला साहित्य का स्वर्ण काल किस आंदोलन के समय को माना जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसे कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 के दौरान ही एक रचना की थी जो काफ़ी प्रचलित थी, अमार सोनार बंगला। मैंने बंगाल हमारा कैसा होगा, अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा। और यह गीत क्या करते थे, जो आंदोलनकारी होते थे, जब जुलूस चलता था, जुलूस में शामिल लोग गाते थे। जो आंदोलन करने के दौरान आंदोलन को एकत्रित करने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए अमार सोनार बंगला गीत को गाया जाता था, लोग जुलूस में गाते थे। और हम लोग जानते हैं बाद में 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ, तो एक बांग्लादेश राज्य का, बांग्लादेश देश का, पूरे कंट्री का ये राष्ट्रगान है। जिस प्रकार हमारा जन गण मन है भारत का, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रगान है? तो बांग्लादेश का। और इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जब विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करना है, तो भारतीय शिक्षा को प्रसारित करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीयों के द्वारा की गई। और जिसके आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने और एक संस्था स्थापित की, स्वदेशी संस्था स्थापित की, जैसे कि बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की गई भारतीयों के द्वारा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, स्वदेशी संस्थाएं भी अस्तित्व में आने लगी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो बहुत बड़े चित्रकार थे। उन्होंने उस समय जो भारतीय कला था, भारतीय चित्रकारी थी, उस पर पाश्चात्य प्रभाव का बहुत ज़्यादा देखा जाता था। पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव था भारतीय चित्रकारी पर, उसके आधिपत्य को तोड़ा। और अब जो चित्रकारी होने लगी, चित्र जो बनने लगे, उसमें स्वदेशी परंपराओं कलाओं को प्रेरणा के रूप में प्रयोग करने लगा। और उसमें मुख्य रूप से मुगलों के काल की चित्रकारी, या तो अजंता की गुफा, बाघ की गुफा की चित्रकला से लोगों ने प्रेरणा लेने शुरू कर दी। यानी स्वदेशी चित्रकारी का विकास हुआ। अब चित्रकारी में जो वेस्टर्न कल्चर था, पश्चिमी देश थे, उनसे जो प्रेरणा ली जाती थी, वहाँ से नहीं, अब अपना स्वदेशी चित्रकला विकसित हुई। और इसके मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा साइंस के क्षेत्र में भी, जैसे अंग्रेज कहते थे कि विज्ञान को बढ़ावा देना है, तो विज्ञान अच्छी बात है, बढ़ावा होना ही चाहिए। इसीलिए कुछ भारतीय महापुरुषों, जिसमें जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और अन्य वैज्ञानिकों की इन्होंने सफलता पाई, जिसके कारण आंदोलन को मजबूती प्रदान की। यानी अंग्रेजों के बिना भी भारत साहित्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर तरह से प्रगति कर सकता है। ऐसा यहाँ पे देखा गया। हर क्षेत्र में अपनी अपनी संस्थाएं स्थापित की गई। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे साइंटिस्ट पैदा हुए उस दौर में, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जगदीश चंद्र बोस,
जिससे लोगों ने एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखा गया पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली और आंदोलन में भागीदार बनी। और बाद में देखेंगे हम लोग गांधी जी के काल में बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई और आंदोलन को एक तरह से सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? स्वदेशी आंदोलन से। तो स्त्रियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आंदोलन के दौरान। लेकिन दो वर्ग जिसे हम लोग कह सकते हैं, मुख्य रूप से किसान वर्ग और दूसरा मुस्लिम, इन दोनों वर्गों की भागीदारी से यह आंदोलन वंचित रहा, ज़्यादा भागीदारी नहीं बन पाया। मुस्लिमों को जानते हैं कि 1906 में ही इनके लिए अलग संस्था का गठन अंग्रेजों के द्वारा अनुमति दे दी गई थी, जिसे कहते हैं लीग, कहते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के गठन के बाद मुसलमानों को मुस्लिम लीग और अंग्रेजों ने भड़काने का कार्य किया और उसे ये कहा गया कि आपका हित हिंदुओं के साथ नहीं है, और इस कारण मुसलमान और हिंदुओं के बीच दूरी बन गई, जिसके कारण मुस्लिमों की कम भागीदारी इस आंदोलन में देखी जाती है। हालांकि मुस्लिमों की भागीदारी थी लेकिन उसकी संख्या कम थी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहा। तो ये दो वर्ग इस आंदोलन से वंचित रहे, इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए और न ही उनको अलग कर दिया गया आंदोलन से। सांप्रदायिकता के जहर यानी जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की जो नीति थी के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी, आंदोलन के दौरान कुछ तरीके भी इस प्रकार जाने अनजाने किए गए भारतीय नेताओं के द्वारा, जिसने एक तरह से हिंदुओं के बीच दूरी को बढ़ाने का काम किया। वो क्या जैसे कि कुछ गतिविधियां, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, या तो फिर बंगाल में जो मना रहे थे वो कि मेला, धार्मिक मेलों का आयोजन करते थे, इन सब के कारण इनका उद्देश्य एक ही था कि हमको बंगाल के लोगों को एक करना है, पूरे हर भारत के लोगों को एक करना है। लेकिन इनका जो सेंस था वो धार्मिक चरित्र था, यानी इनका जो चरित्र था वो धार्मिक था, धार्मिक चीज़ों को प्रतीक के रूप में उपयोग करते थे, जिसके कारण जाने अनजाने सांप्रदायिकता को भी यहाँ बढ़ावा मिला भारतीय नेताओं के कार्यों के कारण, उनकी गतिविधियों के कारण। तो इसके कारण एक तरह से कह सकते हैं मुसलमानों की भागीदारी और भी कम हो गई। तो अभी हम लोग देख रहे थे स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के क्या कारण थे इसे भी हम लोगों ने देखा, उनमें क्या क्या गतिविधियां हुई उनको भी हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच and have a nice day to all.